पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा सा रिवीजन बता देती हूँ मैं आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास सर्कुलर क्रोमोसोम था, प्रोकैरियोटिक सेल से बना था, और यहाँ पर डीएनए हमारा पैक कर रहा था इंटरेक्शन के साथ, जिसके पास क्या है बेटा, इंटरेक्शन के साथ विच कंटेन प्रोटीन, जैसे कि पोलियमाइंस प्रोटीन के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा था। इस वीडियो में आपको बता रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होगा। सो बेटा यूकैरियोटिक डीएनए मतलब जो डबल स्ट्रैंड है ना, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। सो जो हमारे पास ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा, लीनियर क्रोमोसोम है यहाँ पे, जबकि हमारा प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर था, यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम है। ये भी लिंक करता है प्रोटीन के साथ, वो भी लिंक कर रहा था प्रोटीन के साथ। वो किसके साथ कर रहा था, प्रोकैरियोटिक वाला, वो कर रहा था पोलियमीन्स प्रोटीन के साथ। ये किसके साथ कर रहा है, हिस्टोन्स के साथ कर रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोट के साथ, ताकि इस यूकैरियोट वाला स्टोन के साथ कर रहा है ताकि वो क्रोमेटिन को बना सके। अब डीएनए डबल हेलिक्स हमारा कहाँ पे बेटा रैप्ड होगा, रैप कहाँ करेगा, अराउंड बेसिक स्टोन्स। जहाँ पे प्रोटीन्स मिलेंगे, बेसिक हिस्टोन्स मिलेंगे, वहीं पे हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स रैप कर जाएगा, ठीक है। हर जो ईच कोर है बेटा दो डीएनए की टर्न्स की, वो क्या फॉर्म करता है, हमारे पास न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। बेसिक यूनिट है जो कि क्रोमेटिन का। अब क्रोमेटिन जो होगा उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, न्यूक्लियोसोम होगा, जो हर कोर जो हो रहा है 2 डीएनए स्ट्रैंड का टर्न बना रहा है। और जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं बेटा, ये क्या सेपरेटेड होते हैं बाय स्पेसिस से सेपरेट होंगे, स्पेसर से सेपरेट होंगे न्यूक्लियोसोम्स, स्पेसर डीएनए से। और ये फॉर्म किसको करते हैं, फॉर्म करते हैं 10 नैनोमीटर फाइबर को। जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम होगा वो एक स्पेसर डीएनए से सेपरेट करेगा और एक 10 नैनोमीटर फाइबर बनाएगा। अभी जो फाइबर है बेटा 10 नैनोमीटर फाइबर ये फर्दर कोइल्ड करेगा, कोइल्ड करके क्या प्रोड्यूस कर देगा, फाइबर फॉर्म करेगा विद अ सोलेनोइड स्ट्रक्चर। अगर मान लो ये फाइबर भी जिसके पास 10 बेस पेयर्स है, ये भी कोइल कर गया फर्दर, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, सोलेनोइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये फाइबर्स हमारे पास ऑर्गेनाइज किस में होते हैं, लूप्स के अंदर होते हैं। और ड्यूरिंग माइटोसिस, जब माइटोसिस होगा तो ये जो फाइबर लूप्स के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे, ये फर्दर और क्या हो जाएंगे, कोइल हो जाएंगे, और क्या कोज कर देंगे, क्रोमोसोम को कंडेंस कर देंगे ये फाइबर्स, ठीक है, एंड बिकम विजिबल हो जाएंगे। सो जो हमारे पास डीएनए जो कि प्रोटीन के साथ लिंक कर रहा है, हिस्टोन के साथ क्रोमेटिन बना रहा है। अब डीएनए डबल हेलिक्स रैप किसके करता है, अराउंड हिस्टोन के। जो हर कोर है 2 डीएनए स्ट्रैंड का, वो न्यूक्लियोसोम बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जो होंगे वो हमारे सेपरेट किससे होंगे, स्पेसर से। फाइबर बनेगा कितने, 10 नैनोमीटर का। और जैसे ही 10 नैनोमीटर का फाइबर होगा वो फर्दर फोल्ड करके सोलेनोइड स्ट्रक्चर बना रहा है। और जो फाइबर होंगे वो हमारे पास ऑर्गेनाइज किस में होंगे, लूप्स में। और हर लूप जो हो रहा है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहा है। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये हमारे पास दिखा रखा है कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। ये भी मैं आपको एक बार डाल दूँगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव बस थ्योरी कराने का है। अगर हमें टाइम मिलता है 2 दिन के बाद, मतलब वैसे मैं फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगी, बट अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको ये अच्छे से बता दूँगी। वैसे देख लो एक बार, इसको मैं एक बार डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना आपको समझ आया है या नहीं, वरना मैं आपको दोबारा से करा दूँगी अलग से वीडियो में। आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो बेसिकली आरएनए क्या है बेटा, पॉलीमर है किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। हेल्ड टुगेदर किससे होता है, ये हेल्ड टुगेदर होता है 3 से 5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज से, ठीक है। और ये हमारे पास आरएनए के पास क्या है, आरएनए के पास जो हमारे पास सिमिलैरिटीज़ भी हैं डीएनए के साथ, डीएनए के पास की तरह सिमिलैरिटी भी है, दे हैव स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। अब पेंटोज, आपको पता है पेंटोज शुगर हमारी डीएनए के अंदर भी प्रेजेंट होती है। आरएनए के अंदर राइबोस है और डिऑक्सीराइबोस डीएनए के अंदर है। पिरामिडिन की अगर मैं बात करूँ तो आरएनए जो हमारा आरएनए कंटेन द पिरामिडिन यूरासिल, और थाइमिन हमारे डीएनए के अंदर है। ये डिफरेंसेस आ गए ना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा यूजुअली हमारे पास कितना होगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होगा। और हाउएवर जो हमारे पास स्ट्रैंड हो जाएगा जिसके जो कि फोल्ड कर जाएगा एट सर्टेन प्लेन, ताकि वो एक डबल स्ट्रैंडेड अपीयरेंस दे, स्ट्रक्चर दे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का नियरली, ठीक है। आरएनए का तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड वो है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है,
और लेकिन जो राइबो न्यूक्लियोटाइड के जो फोल्ड्स है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर है। अब चारकफ रूल की बात करें तो चारकफ रूल हमारा ओबे नहीं करता सिंगल स्ट्रैंडेड पे, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड पे चारकफ रूल ओबे नहीं करेगा, जहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर होगा देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडिन कंटेंट्स में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा चारकफ रूल ही ओबे नहीं हो रहा तो प्यूरिन पिरामिडिन में कोई रिलेशन ही नहीं बचा। इसीलिए जो हमारे पास ग्वानिन होगा कंटेंट वो हमारा साइटोसिन के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि हमारा किस में हो रहा था, जैसे कि डीएनए के केस में हो रहा था। देखो डीएनए में चारकफ रूल ओबे हो रहा था, लेकिन आरएनए में चारकफ रूल ओबे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डीएनए आरएनए क्या है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है तो चारकफ रूल ओबे मतलब हमारे पास ग्वानिन साइटोसिन की इक्वल नहीं है। अब टाइप ऑफ आरएनए की बात करें, सो 3 तरीके के मेजर टाइप ऑफ आरएनए हमारे पास है, ठीक है, विद देयर जो हमारे पास सेलुलर कॉम्पोजिशन है, ठीक है, रिपीटिव सेल आर गिवन बिलो। 3 तरह के हमारे पास आरएनए हैं बेटा, कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास कौन सा आरएनए, एमआरएनए विच इज़ द मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए विच इज़ द टीआरएनए एंड द अनदर वन इज द रिकम्बिनेंट आरएनए राइबोसोमल आरएनए विच इज़ द आरआरएनए होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आरआरएनए होता है। देन हम लोग बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। सो मैसेंजर आरएनए हमारे पास सिंथेसाइज किस में होता है बेटा, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा एज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। मतलब मैसेंजर आरएनए हमारा यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा, लेकिन हेट्रोजीनस आरएनए की तरह जो हेट्रोजीनस आरएनए है वो प्रोसेस होकर लिबरेट करता है किसको, फंक्शनल एमआरएनए को, विच क्या करेगा, विच एंटर्स द फंक्शनल एमआरएनए साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहा है और पार्टिसिपेट किस में कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में। देखो आरएनए से प्रोटीन बनते हैं तो सबको पता है। अब एमआरएनए के पास क्या है, हाई मोलिकुलर वेट है विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ। मोलिकुलर वेट तो एमआरएनए के पास हाई है लेकिन हाफ लाइफ उसकी शॉर्ट है। इन जनरल जो एमआरएनए है यूकैरियोट का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, विद लॉन्गर हाफ लाइफ कंपेयर टू प्रोकैरियोट एमआरएनए। मतलब जो हमारे पास यूकैरियोटिक का एमआरएनए है उसकी हाफ लाइफ कैसी होगी, लॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए। फिर 5' टर्मिनल कैप की बात करें तो यूकैरियोट एमआरएनए के पास कैप हो जाएगा बेटा वो 5' टर्मिनल एंड पे कैप हो जाएगा बस 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारा 5' टर्मिनल कैप पे यूकैरियोटिक एमआरएनए कैप कर जाएगा 7 मिथाइल ट्राइफॉस्फेट से, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का हाइड्रोलिसिस ना हो बाय 5' न्यूक्लियस से, ठीक है। हमारे पास क्या ना हो जो कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, एमआरएनए रिकॉग्नाइज्ड में, ठीक है, फॉर प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज ना कर जाए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्वॉल्व है वो हाइड्रोलाइज ना कर जाए। और पॉली ए टेल, अब पॉली ए टेल क्या होता है बेटा, 3 टर्मिनल एंड पे क्या हो जाएगा, 3' टर्मिनल एंड पे एमआरएनए के हमारे पास एक पॉलीमर होता है किसका, एडेनिलाइट रेजिडुअस का, ठीक है। 20 से 25 न्यूक्लियोसाइड्स है जिसके पास एडेनिलाइट रेजिडुअस के पास 3' टर्मिनल पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलीमर होगा जिसे पॉली ए टेल बोलते हैं। सो मैंने आपको क्या बताया, मैसेंजर आरएनए क्या हो जाएगा जो कि हमारे यूकैरियोट के अंदर एचएनआरएनए से बनता है। फिर एमआरएनए जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमआरएनए ओन प्रोसेसिंग क्या लिबरेट कर, एचएनआरएनए प्रोसेस होकर एमआरएनए लिबरेट करेगा जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। हाई मोलिकुलर वेट होगा, शॉर्ट हाफ लाइफ होगी, लेकिन यूकैरियोट वाले का क्या हो जाएगा, जनरल में स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोट का एमआरएनए। 5' टर्मिनल एंड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या हो जाएगा, एमआरएनए कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्रिवेंट किसको करता है, हाइड्रोलिसिस ना हो एमआरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस में। पॉली ए टेल क्या होती है, 3' एंड पे टर्मिनल एंड पे एक पॉलीमर एडाइनलेट रेजिडुअस का पड़ा होगा, एमआरएनए कंटेन एडाइनलेट और रेजिडुअस जिसके पास कितने होंगे, 20 से 250 न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, उसे पॉली ए टेल बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब एक पॉलीमर प्रेजेंट है 3' एंड पे जिसके पास क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स, एडेनिलाइट राइबोसोम, मतलब 20 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। अब हम न्यूक्लियोसाइड्स हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, जो पॉली ए टेल है उसके
एक्सेप्शन की बात करते हैं। सो ये प्रोवाइड करता है बेटा स्टेबिलिटी टू mRNA, मतलब उसके फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं पॉली ए टेल की। सो एक तो ये क्या करता है, पॉली ए टेल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा mRNA को। ये प्रिवेंट करेगा किसको, प्रिवेंट करेगा अटैक्स को, कि कोई अटैक ना हो जाए, अटैक्स को प्रिवेंट करेगा ऑफ तीन एक्सोन्यूक्लियस का अटैक को प्रिवेंट करेगा। एक तो पॉली ए टेल को स्टेबल करेगा, mRNA को स्टेबल करेगा, और दूसरा अटैक को प्रिवेंट करेगा 3 एक्सोन्यूक्लियस का। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रांसफ़र आरएनए की, यानी कि टीआरएनए की। टीआरएनए हमारे पास कैसा आरएनए है, सोल्यूबल आरएनए है। इसके पास 71 से 120 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, मोस्टली 75 न्यूक्लियोटाइड है, विद अ मोलिकुलर वेट कैसा है बेटा इसका, ऑफ अबाउट 25,000 मोलिकुलर वेट है इसका टीआरएनए का मोलिकुलर वेट कितना है बेटा, 25,000 का है। सो बेसिकली 71 से 120 न्यूक्लियोटाइड टीआरएनए के पास है, ये सोल्यूबल आरएनए है, मोलिकुलर वेट 25,000 का है। एवरेज कितना हो गया बेटा, 75 न्यूक्लियोटाइड हो गए। सो दे आर जो होगा, दे आर एट लीस्ट क्या हो जाएगा ऑन, ये क्या है, एटलीस्ट क्या है यहाँ पे 20 स्पीशीज़ ऑफ टीआरएनए है। टीआरएनए की 20 स्पीशीज़ एटलीस्ट है, जो कि क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है ऑन अमीनो एसिड पे टीआरएनए की कितनी इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड पे करस्पॉन्ड क्या करेगा, 20 न्यूक्लियोटाइड, जो 20 स्पीशीज़ जो होंगे वो हमारे करस्पॉन्ड करेंगे। अब टीआरएनए के पास मेनली क्या हो जाएगा बेटा, मेनली टीआरएनए के पास 4 आर्म्स होंगी, और क्या होंगी, हर आर्म जो होगी विद अ बेस पेयरिंग स्टेम होगी। मेनली क्या हो जाएगा, टीआरएनए के पास 4 आर्म्स होगी, और हर आर्म के पास क्या हो जाएगा, एक बेस पेयरिंग स्टेम होगी, और एक्सेप्टर आर्म एक होगी, जो आर्म कैप्ट कहाँ पे होगी बेटा, विद अ सीक्वेंस CCA 5 to 3, ठीक है। तो हमारे पास अमीनो एसिड अटैच्ड कहाँ पे हो जाएगा, अमीनो एसिड अटैच कहाँ पे हो जाएगा, टू द एक्सेप्टर आर्म पे। एक्सेप्टर आर्म पे क्या हो जाएगा, हमारे पास CCA कोड हो जाएगा, CCA अमीनो एसिड हमारे पास अटैच कहाँ कर जाएगा, अमीनो एसिड हमारा अटैच कर जाएगा एक्सेप्टर आर्म पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास CCA 5 से 3 अटैच के डायरेक्शन में। अब एंटीकोडोन आर्म क्या हो जाएगा, आर्म जो कि हमारे पास क्या कर देंगे, 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रिपल कोडोन को ऑफ mRNA। एंटीकोडोन क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा एक्सेप्टर आर्म बता दूँ बेटा मैं आपको। एक्सेप्टर आर्म के पास क्या है, CCA 5 से 3 की डायरेक्शन के अंदर अमीनो एसिड कहाँ पे अटैच होंगे बेटा, एक्सेप्टर आर्म पे अटैच होंगे, ठीक है। 5 से 3 की डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटीकोडोन आर्म की। सो बेटा बेसिकली एंटीकोडोन आर्म क्या होगा, एंटीकोडोन आर्म के अंदर दिस आर्म विद द 3 स्पेसिफिक बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रिपलेट कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे ट्रिपल कोडोन पड़े हैं, 3 हमारे पास स्पेसिफिक क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। ट्रिपलेट कोडोन को, किसके ट्रिपलेट कोडोन को, हमें mRNA को रिकॉग्नाइज करना है, तो 3 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। अब कोडोन और एंटीकोडोन ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब हम बात करते हैं बेटा डी आर्म की। सो डी आर्म कैसी आर्म होती है, डी आर्म हमारे पास नेम्ड होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रो एक सेकेंड, डाईहाइड्रोक्सीडीन की वजह से हमारे पास डी आर्म नेम्ड होता है जब प्रेजेंट इसकी होती है, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस होगी तो डी आर्म हमारा नेम होगा। डाईहाइड्रोयूरिडीन है बेटा यहाँ पे, डाईहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, एक्सेप्टर आर्म में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी CCA की 5 से 3 की डायरेक्शन में। अंदर अमीनो एसिड जो हो जाएगा वो हमारा अटैच कर जाएगा किसके साथ, एक्सेप्टर आर्म के साथ। फिर एंटीकोडोन हमारे पास कोडोन के साथ क्या हो जाएगा बेटा, एंटीकोडोन आर्म के अंदर एंटीकोडोन कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे जो हमारे पास रिकॉग्नाइज करेंगे mRNA के 3 कोडोन को। डी आर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडीन की वो प्रेजेंस होगी। फिर जो हमारे पास टी साई आर्म है बेटा, सो दिस आर्म जो होगा उसके पास क्या हो जाएगा, कंटेनर सीक्वेंस ऑफ टी सूडोयूरिडीन
एंड सी, ठीक है, सूडोयूरिडिन एंड सी, मतलब साई बोलते हैं। तो टी साई सी आम, इसके पास एक तो टी सूडोयूरिडिन एंड सी होगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा वेरिएबल आम की। सो वेरिएबल आम हमारे पास क्या होगी, ये हम आम हमारे पास मोस्ट वेरिएबल होगी इन टीआरएनए। ये किस पे बेस्ड करेगी, वेरिएबिलिटी टीआरएनए पे बेस्ड करेगी। एंड ये क्लासिफाइड होगा दो कैटेगरीज में, क्लास 1 टीआरएनए, क्लास 2 टीआरएनए। क्लास 1 टीआरएनए मोस्ट प्रीडोमिनेंट है, अबाउट 75%, और ये फॉर्म करती है बेटा बेसिकली कितने 3 से 5 बेस पेयर्स की लेंथ को। और जो हमारे पास 13 से 20 लॉन्ग बेस पेयर की जो लॉन्ग आर्म की है वो क्लास 2 टीआरएनए है। सो वेरिएबल आर्म हमें वेरिएबिलिटी शो करती है, दो क्लासेस होती है, क्लास 1 टीआरएनए, क्लास 2 टीआरएनए। क्लास 1 टीआरएनए के अंदर कितने हैं, 3 से 5 हैं बेस पेयर, और क्लास 2 टीआरएनए के अंदर, मतलब क्लास 1 हमारा मोस्ट प्रीडोमिनेंट है, क्लास 2 के पास 13 से 20 बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर इन टीआरएनए। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मेंटेन्ड होता है किसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। आर्म्स के अंदर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टीआरएनए होगा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 4 आर्म बेसिकली होती है विद देयर रिस्पेक्टिव बेस पेयर्स, ठीक है। 4 आर्म्स होती है, एक एक्सेप्टर आर्म, एक टीसी आर्म, एक एंटीकोडोन आर्म और एक डी आर्म। अब एक्सेप्टर आर्म जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, T6 फॉस्फेट 76 फॉस्फेट 56P हमारे पास हो जाएगी टी साई सी आर्म। एंटीकोडोन आर्म भी 56P हो जाएगी, और 46P जो होगी हमारे पास डी आर्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेस पेयर टीआरएनए के अंदर बेटा मेंटेन्ड किससे होगा, 4 आर्म्स होंगी हमारे पास, एक हो जाएगी एक्सेप्टर आर्म, टी साई सी आर्म, डी आर्म, और एक हमारे पास एंटीकोडोन आर्म। 76 जो हमारे पास पेयर्स होंगे एक्सेप्टर आर्म में होंगे, और टी साई सी आर्म में हमारे पास 56 पेयर होंगे, एंटीकोडोन में भी 56 पेयर होंगे, और डी आर्म में हमारे पास 46 पेयर्स होंगे। ये अगर आप देखो तो इसको भी मैं अपलोड कर दूँगी, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए फैक्ट्री किसका है, प्रोटीन सिंथेसिस का। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स किससे बनते हैं बेटा, यूकेरियोटिक राइबोसोम्स 2 मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं, 2 मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से बनते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 60S होते हैं सब यूनिट्स, एंड 40S क्या हो जाएंगे, सब यूनिट्स। बेसिकली राइबोसोमल आरएनए हमें प्रोटीन फैक्टर्स बनाने में हेल्प करते हैं, फैक्टर्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ पे हमारे पास मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन से ये बनते हैं, 60 सब यूनिट्स से बनते हैं, एंड 40S से बनते हैं। 60S सब यूनिट्स के पास 28S आरएनए है, 5S जो होगा उसके पास आरएनए है, एंड 5 SRNA है, एंड 5 जो हो 58 क्या है बेटा, rRNA है। एंड 60 क्या है, 60 तो बेटा 60 सब 58 rRNA है, 5.8 rRNA है, ठीक है, 5.8 rRNA है, 5S RNA है, और कितना है 28S rRNA है। वाल द 40 सब यूनिट के पास क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, 40S के पास क्या हो जाएगा, 18S rRNA है, ठीक है। फंक्शन जो होता है rRNA का क्या होता है राइबोसोम्स में, इज़ नॉट क्लियरली नोन, फंक्शन नहीं पता इसका। इट इज़ बिलीव्ड कि ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, mRNA को बाइंड करने के लिए टू राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सिर्फ यही इसका सिग्निफिकेंट रोल है, वैसे इसका कोई फंक्शन नोन नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट रोल क्या है इसका, सिग्निफिकेंट रोल है कि ये हमारे पास हेल्प करता है क्या करने के अंदर, mRNA को प्रोटीन के साथ बाइंड करने में। अब राइबोसोम क्या होता है बेटा, राइबोसोम हमारे पास कंटेन RNA, राइबोसोम के पास पक्का RNA तो है ही, दैट कैन फंक्शनल भी हो सकता है बेटा, या फिर एंजाइम हमारे पास, इसे बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है, एज एंजाइम। तो हमारे पास राइबोसोम के पास RNA है जो हमारे पास फंक्शनल होगा एज एंजाइम, राइबोसोम जो होगा वो हमारे पास प्रोबेबली फंक्शनिंग एज किसकी तरह फंक्शन करेगा, राइबोसोम हमारे पास कैटालिस्ट की तरह, बिफोर द अकरेंस ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स ड्यूरिंग इवेल्युएशन। सो ये मैंने आपको बता दिया राइबोसोम क्या होता है, जिसके पास RNA के पास बेटा एंजाइम्स होंगे, और राइबोसोम बोलेंगे उसे हम लोग, RNA जो होगा दैट हैज़ द फंक्शनल एंजाइम, उसे हम लोग राइबोसोम बोलेंगे। राइबोसोम आर प्रोबेबली फंक्शनिंग कैटेलिस्ट है बेटा। ये क्या है, इसके पास अकरेंस है किसकी, प्रोटीन की, एंजाइम्स की ड्यूरिंग इवेल्युएशन, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक कर दो मेरी वीडियो को। बाय बाय।